Renowned scientist sells secrets. क्या बकवास है ये? मैंने कब कन्फेस किया? तो अब कर दो कि तुमने डॉक्यूमेंट्स बेचे। देशद्रोही के रूप में तो तुम बदनाम हो ही चुके हो। अब दुनिया से क्या डरना? गधे हो तुम, स्टूपिड। तुम समझते हो ड्राइंग से, स्केचेस से रॉकेट बनाया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है? तो हम गधों को यह भी ज्ञान दे दो कि और किस किस चीज की जरूरत होती है। तुम नहीं समझोगे। जब फ्रांस से हमें ये टेक्नोलॉजी मिली थी तब भी हमें अपना इंजन बनाने के लिए 7 साल लगे थे, 7 साल। और अगर तुमने ये साबित कर भी दिया कि ड्राइंग्स बेची गई है तो भी कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि तुम मानते हो कि वो बेची गई? नहीं। आनंदन ने ये कबूल लिया है कि उसने डॉक्यूमेंट्स बेचे। तुम भी कबूल लो। देखो, हमें साफ साफ सच सच बता दो। हमें धोखा देने की कोशिश मत करना, समझे? किसी को धोखा नहीं दिया, ना अपने देश को, ना अपनी। अकेलेपन, लोगों के ताने और मानसिक दबाव के कारण उन्नी की पत्नी विजया ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया। दोनों वैज्ञानिकों के खिलाफ लोगों में बेहद गुस्सा था। आनंदन के घर की बिजली भी काट दी गई। इन वाकयों ने आनंदन के परिवार को हिला दिया। क्या हो गया तुझे? तू बोलती क्यों नहीं? तेरी खामोशी मुझे पागल कर देगी। क्या चाहती है तू? मेरा हाल भी विजय जैसा हो जाए? तो बेटा बोलती नहीं तो कुछ तो कर। हफ्ते भर से घर में बिजली नहीं है और तू। क्या करूं अम्मा? इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाती हूँ तो बोलो अच्छा के बारे में। अम्मा, अंगूठी निकालो। खबरदार, ये मेरी माँ के मंगलसूत्र से बनी है। खबरदार। तुम्हारी इस हरकत पर उसे शर्म न आए इसलिए। ठीक है, जब तक तुम ये चीजें मुझे वापस नहीं करोगे मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। मैं तुम लोगों का जीना हराम कर दूंगा। आनंदन ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया, जिससे इंटेलिजेंस ब्यूरो झुंझला गया। उसे आनंदन से इस षड्यंत्र में कुछ बड़े लोगों के नाम मिलने की उम्मीद थी। दूसरी तरफ केरला पुलिस को लगने लगा कि इस केस ने ज्यादा तूल पकड़ लिया है। मामला अब हाथ से निकल चुका है। मुझे नहीं लगता कोई बड़ी मछली इस केस में हाथ लगेगी। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो मुरली, आनंदन के पास ऐसा कुछ नहीं जो वो बता सके। मुझे तो लगता है खिलाड़ी कोई और है। गर्दन तो मेरी फंसेगी। प्रेस वालों को, ऊपर वालों को जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। तो तुम बचा लो अपनी गर्दन, लेकिन मैं ये केस नहीं छोड़ूंगा। देखो मुरली,
तुम सिर्फ बयान ले सकते हो, पूछताछ नहीं। भाई तुम्हें इंटरोगेशन रूम में हमें किसने इनवाइट किया था? और अब जब मैं आ ही गया हूं तो तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कुछ बड़े लोगों के नाम नहीं पता कर लेता। ठीक है, मैं डीजीपी से कहूंगा कि केस सीबीआई को सौंप दे। देखो राघवन, सीबीआई भी इसमें अब कुछ नहीं कर पाएगी, उन्हें भी हमारे रास्ते पर चलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर राघवन के सुझाव पर राज्य सरकार ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ऑफिसर राधा कृष्ण नैयर ने केस की तहकीकात इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरला पुलिस के आरोपों में सच्चाई पता लगाने से शुरू की। मिस्टर राघवन, रूबी को आपने वीजा ओवरस्टे के जुर्म में गिरफ्तार किया था, फिर वो जासूस कब बन गई? उसकी डायरी मेरे हाथ लगी, जिसमें उसका दूसरे मुल्क के लोगों से मिलने का जिक्र था, जिन्हें वो 19 से मिले डॉक्यूमेंट्स देती हो। डायरी तो मैंने भी पढ़ी है मिस्टर राघवन, उसमें तो रॉकेट स्केचेस खरीदने का कोई जिक्र नहीं। हमने उन्हीं के घर से कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जब्त किए और हमारे पास सबूत है कि उन्नी और आनंदन के साथ रूबी और नोमी HSRC गए थे। बिना सबूत मैं किसी को गिरफ्तार नहीं करता मिस्टर नायक। उसने मुझे इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि दैट बास्टर्ड राघवन मेरे साथ सोना चाहता था। लेकिन जुर्म कबूल करने के बारे में आप क्या कहेंगी? ये सिग्नेचर आप ही के हैं ना? 17 दिन, ब्लडी 17 डेज कोई आपको ऐसे लटका के रखे, आप क्या कहेंगे? मैं साइन नहीं करूंगा। अगर तुमने स्टेटमेंट साइन नहीं किए तो बर्फ पर लिटा दूंगा, एक एक करके नाखून निकालूंगा। वो डॉलर्स नौवीं की बेटी के एडमिशन के लिए थे। लेकिन आपकी बेटी उस स्कूल में नहीं पढ़ती। माँ को भारत का दुश्मन समझकर मेरी बेटी को उन्होंने स्कूल से निकाल दिया। आपको कैसे मिलती वहां पर? अच्छा एक बात बताइए, जब आपके पास सबूत था कि वो डॉलर्स आप अपनी बेटी के एडमिशन के लिए लाई थी, तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? हमें मजबूर किया गया। क्या उम्र है उसकी? 13 साल। ठीक है, उसे यहां लाकर पूछ लेते हैं। मैं नहीं चाहती, मुझे देखे नहीं। तुम भी उसे नहीं देख पाओगे जब तुम्हारे सामने उसके कपड़े उतारे जाएंगे और उसकी इज्जत लूटी जाएगी। Bloody bastard! बाहर निकलते ही इस टॉर्चर के बारे में बता दूंगी, सबको बता दूंगी। ये बड़ी अच्छी 24 घंटे, अगर इसके अंदर तुमने अपना जुर्म नहीं कबूला तो तेरे नंगे बदन पर केकड़े छोड़ दूंगा। झूठे बयानों पर साइन करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कैमरा में रिकॉर्ड किए गए आप लोगों के कन्फेशन की वजह से उन्नी और आनंदन को गिरफ्तार किया गया था। हमारे मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती की उन्होंने। मैंने भारत के एक दुश्मन मुल्क तक पहुंचा दिया। क्यों झूठ बुलवा रहे हो हमसे? तुम ये कभी साबित नहीं कर पाओगे। ये हमारा सिरदर्द है। सबूत बनाए जा सकते हैं और गवाह खरीदे जा सकते हैं। अगर आप लोग निर्दोष हैं तो आपके देश ने आपकी मदद क्यों नहीं की? हमारा देश बहुत गरीब है, वहां कोई भी भारत को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बाद नैयर होटल सन एंड वेव्स गया, जहां कथित रूप से रूबी ने उन्नी को डॉक्यूमेंट्स के बदले पैसा देने के लिए एक कमरा बुक कराया था। उसे पता लगा कि उस दिन वो कमरा किसी और ने किराए पर ले रखा था।
नैयर ने फिर HSRC के डायरेक्टर राकेश धवन से स्पेस सेंटर के डॉक्यूमेंट्स ऑडिट करने को कहा। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि इतनी जरा सी बात को लेकर इतना हल्ला गुल्ला क्यों है। आउट ऑफ 38,000 सिर्फ 254 डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले और उनमें से कोई भी पेपर किसी खास सिस्टम का नहीं है और लिक्विड इंजन का तो कतई नहीं है। लेकिन धवन साहब, उन्हीं के घर से जब्त की गई वो सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। कैसी बात करते हैं, आपको शायद मालूम नहीं कि स्पेस सेंटर में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल नहीं मार्क करते हैं। अच्छा मिस्टर धवन, 12 अक्टूबर को आनंदन और उन्नी रूबी और नयामी को स्पेस सेंटर दिखाने लाए थे। रूबी ने अपने बयान में ये माना है कि उसने स्पेस सेंटर के अंदर कुछ फोटोग्राफ्स भी खींचे। नहीं हो सकता। पहली बात तो यह है कि हम स्पेस सेंटर में प्राइवेट कैमरास को अलाउ ही नहीं करते हैं और दूसरी बात, ठहरिए, लेट मी चेक। नोप। दूसरी बात यह कि 12 अक्टूबर को स्पेस सेंटर में कोई लेडी आई ही नहीं। दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। 3 हफ्तों की जांच पड़ताल के बाद नैयर ने चारों अभियुक्तों को पुलिस हिरासत से कानूनी हिरासत में ले लिया। इन चारों ने केरला हाई कोर्ट में बेल की अपील की। चूंकि सीबीआई ने उनकी अपील पर कोई एतराज नहीं किया था, इसलिए उन्हें बेल मिल गई। पर क्योंकि रूबी और नयोमी दोनों ही जमानत के 60,000 और श्योरिटी के 3 लाख रुपए नहीं जुटा पाई, इसलिए उन्हें हिरासत में ही रहना पड़ा, जबकि आनंदन और उन्नी अपने घर लौट आए। अच्छा, मैंने अम्मा को नहीं बताया। डॉक्टर ने कहा था कि अगर किसी वजह से आप नहीं तो वो ये शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं हूँ लक्ष्मी। मैं मीडिया ने मानो अब अपनी गलती सुधारने के लिए चारों अभियुक्तों के साथ सहानुभूति दिखानी शुरू कर दी। उन्हें विक्टिम्स की तरह प्रोजेक्ट किया जाने लगा। हर अखबार और मैगजीन में रूबी और नयोमी पर पुलिस टॉर्चर के आर्टिकल छपने लगे। इसी सब के बीच 1.5 साल की जांच के बाद नैयर ने सीबीआई की विशेष अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश की और इन चारों अभियुक्तों के लिए एक वकील नियुक्त किया। योर लॉर्डशिप, HSRC की डॉक्यूमेंट ऑडिट रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि कोई भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट गायब नहीं हुआ है, लिहाजा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कोई मामला नहीं बनता है। डॉक्यूमेंट्स गायब नहीं हुए इसका मतलब यह नहीं कि जासूसी नहीं हुई है। योर लॉर्डशिप, फोटोकॉपी और फैक्स का जमाना है। डॉक्यूमेंट्स निकालकर उन्हें फोटोकॉपी कर वापस रखे भी जा सकते हैं। अगर ऐसा होता योर लॉर्डशिप तो दोनों वैज्ञानिकों को बहुत पैसे मिले होते। हमने आनंदन और उन्नी के बैंक अकाउंट्स की अच्छी तरह से जांच की है, बट वी फाउंड नो अनसोर्स इनकम। ऐसी रकम रखने के और भी तरीके होते हैं। जाहिर है योर लॉर्डशिप, हमने जमीन, जेवर, जायदाद, हर चीज की जांच की है, मगर हमें वहां पर उनकी इनकम से ज्यादा कुछ भी नहीं मिला। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आनंदन का परिवार 60,000 रुपए उसकी जमानत के लिए भी नहीं जुटा पाया था। और वो $9 लाख कहां गए जो रिपोर्ट के हिसाब से नयोमी और रूबी के पास थे? ये एक और कहानी है योर लॉर्डशिप। रूबी और नयोमी तो इतने सस्ते दामों के होटल में रहती थी जहां का एक दिन का किराया 100 रुपए से भी कम था। और तो और रूबी ने अपनी सोने की चेन 4,000 रुपए में बेचनी पड़ी क्योंकि उसको वहां कुछ दिन और रुकना पड़ा था। रूबी और नयोमी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद पहली बार आनंदन को देखा था। इस नाटक के शुरू होने के 16 महीने बाद विशेष अदालत ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ जासूसी के आरोप खारिज कर दिए, लेकिन इससे नाखुश केरला सरकार ने इस मामले की और जांच करने का फैसला किया। दूसरी तरफ सीबीआई और चारों अभियुक्तों ने केरला सरकार के इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की।
इसी दौरान इंस्पेक्टर राघवन ने रूबी और नयोमी पर उसके खिलाफ दिए गए पुलिस टॉर्चर के बयानों के लिए मानहानि के 3 मुकदमे दायर कर दिए। इस वजह से उन्हें बेकसूर साबित होने के बावजूद 2 साल से भी ज्यादा जेल में और रहना पड़ा, जिसके कारण रूबी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। आपको कोई पछतावा वो कहीं कुछ और न कर दे, इसका डर नहीं लगता? रघु से? मैं उसे राघवन नहीं, रघु बोलती हूँ, प्यार से। वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, तभी तो एक के बाद एक केस कर रहा है, ताकि इस बहाने वो मुझे देख सके। सच बोलती हूँ मैं, मिस करूंगी। मुझे पता नहीं कि मैं अपने देश में इसके बिना कैसे रहूंगी। चिट्ठी लिखूंगी, लव लेटर्स, अपनी बेटी से भी कहूंगी, अगर मैं मर गई तो तुम जरूर चिट्ठी लिखते रहना। जानते हो क्यों? Because I love him. I just love him. Love him. राघवन के खिलाफ बयान वापस लेकर नयोमी ने अपनी आजादी खरीदी, लेकिन रिहा होने के अगले ही पल उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत फिर गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार नवंबर 1996 में रिहा होकर वो अपने देश वापस चली गई। मैंने एक एक बात अपनी डायरी में लिखी हुई है। उसकी एक कॉपी मैं यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स ब्रांच में जरूर भेजूंगी। आई विल फाइट टिल आई गेट जस्टिस। उन्नी को HSRC में फिर ले लिया गया। इन दिनों वे अहमदाबाद में काम कर रहे हैं। हम पर जो गुजरी, उसके बाद जिंदगी वैसे ही जी पाना बहुत मुश्किल है। आनंदन स्पेस सेंटर में काम कर रहे हैं, लेकिन किसी और शहर में। वो आनंदन जिसने अपनी सारी जिंदगी देश और फर्ज की खातिर गंवा दी, मर गया। मेरी कोई इज्जत नहीं है। वो धब्बा अभी तक साफ नहीं हुआ, यहां तक कि मेरा घर भी जेल बन गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कैदी में भागने की हिम्मत नहीं है। रूबी को राघवन के मानहानि मुकदमे की श्योरिटी रकम न जुटा पाने के कारण 3 महीने और भारत में रहना पड़ा। वो फरवरी 1997 में ही अपने देश वापस जा सकी। कुछ खबरों के हिसाब से एक रूबी फंड बना, जिसमें काफी पैसा इकट्ठा हुआ। शायद इस पैसे से रूबी अपनी बिखरी जिंदगी समेट सकेगी। ये देखिए, ये सूजन देखिए, ये मुझे राघवन ने दी थी झूठे कन्फेशन के लिए, लेकिन मैं इसका इलाज नहीं करवाऊंगी। दर्द होता है, लेकिन इलाज नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ये मुझे याद दिलाता रहेगा कि मेरी वजह से उन्नी और आनंदन की जिंदगी बर्बाद हुई है। केरला पुलिस में इंस्पेक्टर राघवन को लगातार तरक्कियां मिलती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात के लिए फटकारा कि बेगुनाह होने के बावजूद वो चारों अभियुक्तों को कसूरवार ठहराने पर उतारू रही। इन चारों को 1 लाख रुपए की रकम बतौर मुआवजा दी गई, उस षड्यंत्र के लिए जो कभी रचा ही नहीं गया। डरने का नहीं है, यापुन का इलाका है, ऑटो नारायण का इलाका। क्या यहाँ पुलिस का लफड़ा नहीं होगा तेरे को? यहाँ मिनिस्टर एक्टर सब आता है। अपना होटल, एक लड़की, 1 घंटा, सिर्फ 200 रुपया। क्या भिजा हो जाएगा क्या? 500 रुपया, वही डील। भी लड़की तो देखना, हाँ बोलेगा तो चढ़ जाने का है, नहीं बोलेगा तो हवा मारने का है, मालूम?
लोग आए हैं। जोसेफ भाई से बोलो कोई लफड़ा नहीं मांगता है। क्या बात है गुरु, आज ऑटो की नगरी बहुत ठंडी पड़े लिया है, नहीं क्या? वैसे कौन साला अपने काम की खबर लगने देता है? दवा के पैसे बना रहा है, दवा के। तो लपेट देते आज इसे, बहुत दिन से रोका है अपने को बॉस। जिस दिन अपना भेजा फिरेला ना, अपन इस ऑटो का फोटो लटका देगा। क्या ए भोपू आँख फाड़ के क्या देखता है? देखता नहीं गोविंदी से चचा लोग आए, नया माल दिखा वो भी डिस्काउंट पे। 33 का सलाम, क्या समझा? क्या कहता? तू बोल। ऑटो का तो छोकरी है ना, वो गोविंदी का लोन के लिए नहीं है। ये बासी माल ये बोला तू छोड़ने का नहीं है। अपना तो आज साला सितारा ही खराब है जी। इतनी कोशिश कर रहा हूँ, साला एक पत्ता नहीं आ रहा। रामो, ए रामो, क्या चिल्ला क्यों रहा है? अरे बर्फ लेके आना, इस गर्म बर्फ को पी करके आपका सिर फोड़ूंगा क्या मैं? चिल्ला मत, दे रही हूँ। अरे बंद हो गया भाई, अरे नीचे जाना पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा। वो गोविंदी का 3 लोग है ना, साला आका सीढ़ी से क्रिएट कर दिया, मेरा गर्दन तोड़ दिया भाई। इन लोग दूसरी बार अपन का इलाके में आए भाई। ठीक है देना जी, ये तीसरी बार नहीं आएगा। तीन का आंकड़ा इस साला बहुत खराब है। कहाँ जा रहा है? आता हूँ। कब आएगा वापस? अरे आता हूँ अभी। मार मेरे को चकू, चाकू मार साला मेरे को। मैं तुम साला खवंडी वालों को बोला ना कि ऑटो नवाइन के एटीएम में घुसने का। भाई अपन कुछ नहीं किया भाई, करेगा तू कुछ? अरे मैं तेरा बाप हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ करना चाहता ना, करना भाई, मैंने कुछ नहीं किया। नारायण भाई सारी कहानी खराब हो रही है, पूरा मोहल्ले का लोग इधर में इकट्ठा मिला है। क्या हो गया साला, क्या बोलता तू? साला तू समझा करो ना नारायण भाई, चलो इधर। किससे समझेगा साला? भाई नैना भाई को समझा, चलो भाई। चलो ना, समझा करो, चलो। किस सालों को? भाई जल्दी भाग, जल्दी। ऑटो के इलाके में लोग तेरे आदमी को मार पीट रहे हैं। क्या बोल रहा है? कौन मार रहा है? उधर भाग, सोच मत, भाग। किसी ने कुछ नहीं देखा क्या? नहीं सुना, समझा क्या? ठीक है, चलो गलती चलो चल जोसेफ चल। बंद कर दे टापो। गणपत को देखा किसी ने देखा गणपत को? गणपत। ऑटो नारायण और उसके साथी गोविंद के इन 3 गुंडों को ऑटो के घर ले गए, जहां उन्हें दोबारा दरिंदगी से पीटा गया। इस सारी वारदात को छिपाने के लिए उन्हें 6 घंटों के लिए बक्से में बंद कर दिया गया। क्या हुआ शानू को? भाई ये 2 लोग तो गए जान से, पर अभी साला ये जिंदा है।
बेटी बिठाई बढ़ा दिया ना काम, पचड़ा हो गया। आज सुबह से ही लग रहा था मेरे हाथ से कुछ ना कुछ होगा। अभी क्या करने का भाई? ये भी बताना पड़ेगा क्या? अरे फाड़ फूड़ के अलग करना साले को। चल साला। अब कहां ठिकाने लगाना है नैना जी? भाई एक बिल्डिंग बन रहा है मेरे यार का, बहुत बड़ी जगह है, वहीं जाके गाड़ देते हैं सालों को। नारायण भाई, अभी तुमको मालूम नहीं अपन ने कितना बड़ा मुसीबत अपने सर पे मोल ले लिया। दादाजी ठीक बोल रहा है भाई, बात मर्डर का नहीं है, बात यह है कि अपन सब कुछ इतने खुले में किया है। अरे तो मैंने कौन सा सालों को जानबूझ के मारा है? अब हाथ तेजी से चल गया फिर? मरे तो साले ट्रंक की वजह से है ना, और वो आइडिया इसका था, इस साले बेवकूफ जोसेफ का। देख अब हंस रहा है। आराम से यार। अभी तुम समझो नारायण भाई के इलाके के लोगों का क्या इंतजाम करना है। अगर वो चुप है तो समझो हम पर कोई उंगली नहीं उठाने को सकता है। धनाजी धीरे बोल। बस्ती के लोगों में आज भी मेरी आंखों का डर है, और फिर अगर कोई बोला तो क्या होगा फिर? क्या? यहाँ दोबारा आना पड़ेगा ना? खुद ही मर गए साले। अगर जिंदा होते तो उनको पता था कि मौत का रंग क्या होता है। ऐसे गिर दे। अरे फेंको थाने को। हाँ। साला! उठा दे। इसको भी लो। मारे गए 3 व्यक्तियों में से एक गणपत की पत्नी जया इस वारदात के बाद 3 हफ्तों तक शिकायत लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। ऑटो नारायण का बड़ा दादा होने की वजह से आसपास का कोई भी पुलिस स्टेशन ये मामला अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं था। अंत में मानखुर्द के थाने में ऑटो नारायण के खिलाफ मारपिटाई और अपहरण का मामला दर्ज किया गया, लेकिन नारायण की गिरफ्तारी महज एक दिखावा थी। चलो भाई इंस्पेक्टर, आज तुम्हारी गाड़ी में भी शेयर करते हैं। चलो नारायण भाई। साला ऑटो नारायण के वकील भेंडे ने उसे बगैर किसी दिक्कत के जमानत पर छुड़वा लिया, पर अब तक ये वारदात लोकल क्राइम रिपोर्टर्स की नजर में आ चुकी थी। अगले कुछ ही हफ्तों में अखबार की सुर्खियों की वजह से पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा, जिसने उन्हें ऑटो के खिलाफ गवाहियां इकट्ठी करने को मजबूर कर दिया। साथ ही जया बंबई के गवर्नर तक अपील ले गई। गवर्नर के दबाव डालने पर एसीपी आफ्ताब अली को यह केस सौंप दिया गया। क्या शुरू कर दी थी तुमने? हाँ? पिछले 3 साल से ऑटो के खिलाफ एफआईआर के ढेर लगे हुए हैं वहां पर। कार्रवाई शुरू कर दी थी। क्या एक्शन लिए तुमने? क्या फॉलोअप किया तुमने? सर राजन, आज के बाद मैं ये केस हैंडल करूंगा। मुझे भी देखना है तुम्हारा ये ऑटो नारायण क्या चीज है। देख लो नारायण भाई, लगता है मामला अपने हाथ से छूटता जा रहा है। ये साले एसीपी ने तुम्हारे खिलाफ गवाहियां ढूंढनी शुरू कर दी है। करने दे यार, थोड़ा सा उसको भी खेलने देना। ये चोर सिपाही का खेल है राजन बाबू, लेकिन वो मुझे ढूंढने नहीं पाएगा। ले थोड़ी सी और भी। रामो, बर्फ ला के दे थोड़ी। नारायण भाई तुम समझ नहीं रहे हो, ये साला आफ्ताब अली एसीपी बहुत ही हरामी चीज है। तो ठीक है, एक पैक उसके हरामी पने के भी नाम। नारायण भाई तुम समझ नहीं रहे हो, खतरा हर मिनट तुम पर बढ़ता ही जा रहा है। अगर वो खतरनाक हो रहा है तो क्या हम खतरनाक नहीं होंगे क्या? है? देख, कुछ तो ध्यान कर। एसीपी छोटा मोटा अफसर नहीं है, उस पर तेरा जोर चलाना आसान नहीं होगा। कल्टी कल्टी। भाई मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, अगर इलाके से गवाई गई तो। अरे किसकी मौत आई है जो कि मेरे मुंह पर थूक करके जाएगा? साला बस्ती के एक कोने से दूसरे कोने तक आग लगा दूंगा मैं। धंधा किया है मैंने, धंधा। कोई घास नहीं उगाई है जो कोई भी आएगा और उसको छेड़ करके चला जाएगा।
चल वहां जाके बैठ, टिकट दे मेरे को। केस हाथ में लेने के कुछ ही दिन बाद आफ्ताब अली की नजरें थाना जी पर गड़ गईं। उनकी निगाह में थाना जी ही ऑटो के गैंग का एक ऐसा आदमी था जो उसके बारे में कुछ बता सकता था। बाकी सब लोग किसी न किसी तरह से ऑटो नारायण के रिश्ते में थे। थाना जी इस रिश्तेदारी में नहीं आता था। जल्दी ही उसे रिमांड में ले लिया गया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम, नहीं मालूम। सब मालूम है तेरे को सब मालूम है। तो करम लगता है पुलिस के सामने शर्मा रहा है साला। चटकार इसको, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सिर्फ ऑटो भाई के लिए वसूली का काम करता था। मेरे को किस्तों में डिलीवरी नहीं चाहिए, किस्तों में डिलीवरी नहीं चाहिए मेरे को। साफ साफ बोल, साफ साफ बोल। अच्छा फीडबैक चाहिए तेरे को, दे रहे फीडबैक इसको। नहीं मालूम तेरे को, नहीं मालूम तेरे को। बहुत हो गया तेरे सामने पीठ बजाते हुए साले। बोल, नहीं मालूम तेरे को। हाँ नहीं मालूम तेरे को। हाँ जल्दी बोल वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। बोल जल्दी बोल। बताता हूँ। हाँ बोल सब बताता हूँ। हाँ बोल। हमने गोवंडी से आए थे, उन लोगों को मारा था। एक दिन वो 3 लोग, गणपत और उसके साथी। आफ्ताब अली के लिए थाना जी का यह बयान ऑटो को हिरासत में लेने के लिए काफी था। देख, तू ये ठीक नहीं कर रहा। बहुत होगी तेरी दादागिरी, कर ली तूने बादशाही। क्यों जमीन पर कैसा लग रहा है? दे दे इसको, दे इसको। देख, मैं फिर कह रहा हूं ये ठीक नहीं कर रहा तू। अबे साले, तेरे ठीक और गलत का डेफिनेशन मैं बदलता हूं। आज साले की खाल में मसाला भरी दो, मार साले को। देख कैसी भी, मैं कह रहा हूं मुझे हाथ मत लगाना। हाथ मत लगाना साले, हाथ मत लगाना। ले 2 हाथ लगा लिया, क्या कर लेगा तू? हाँ क्या कर लेगा तू? तू क्या समझता है? हाँ तेरी बहुत पहुंच है। हाँ कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता। ले हाथ लगा लिया, क्या कर लेगा तू? सुन, तेरा वो दल्ला है ना, हाँ दादाजी, उसके साथ 40 और को खड़े कर दिए मैंने तेरी हजामत बनाने। साले इतनी मार खिलाऊंगा, इतना मार खिलाऊंगा, ये गुंगले बाल है ना तेरे, इसके साथ तेरी नीयत भी सीधी हो जाएगी, समझे? बोल क्या बोलना है, क्या बोलना है तेरे को? हाँ देख कैसी भी, तुझे शायद पता नहीं है कि तू क्या कर रहा है। यही तो पता करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ साले, यही तो पता करना है साले। मुंह तो तेरा बाप भी खोलेगा। बोल, गोवंडी के उस 3 लड़कों का खून किया कि नहीं तूने? किया कि नहीं तूने? किया कि नहीं तूने? किया कि नहीं खून? किया कि नहीं साले? साला हरामजादा! तू कह रहा नहीं? मैंने 3 का नहीं 6 का खून किया। 6 का खून किया मैं। गाड़ दिया मैंने जमीन पे। बड़े प्यार से मारा था मैंने उनको। ये सीपी हैं, हीरो बनता है ना इस बंद कमरे में। साला इस कमरे से बाहर निकल के दिखाना मेरे को, फिर दिखाता हूं मैं कि नारायण का तांडव क्या होता है। शाबाश ऑटो। ए पेपर पेन लेके आ, इस साले की स्टेटमेंट उतारता हूं। देखा? नारायण से पूछताछ के बाद शिवा, जोसेफ और दूसरे गैंग मेंबर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में जुर्म कबूलने के बाद ऑटो नारायण और थाना जी आफ्ताब अली को लेकर उस जगह गए जहां लाशें दफनाई गई थीं। वहां पूरी तरह से क्षत विक्षत 6 लाशें पाई गईं। ऑटो के घर से एक डायरी, फोटो एल्बम और कुछ वीडियो टेप्स सबूत के तौर पर बरामद किए गए। अब ऑटो नारायण देश भर के अखबारों की सुर्खियों में था। क्या नारायण भाई आपने तो सबको पीछे छोड़ दिया। गुस्से में आकर ना जाने क्या क्या बता दिया आपने। वो 6 लोगों के कत्ल का इकबालिया बयान ऊपर से रौब में आकर साइन कर दिया आपने। अब आप ही बताएं, वो एसीपी खुशी में झूमता हुआ गर्दन क्यों नहीं अकड़ा के चलेगा? अरे तो ठीक है यार, कह दूंगा कि मुझसे पुलिस ने जबरदस्ती दस्तखत कराई, बस। बिल्कुल यही कहना। झूठ है ये, बकवास है ये, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। और ये लो, ये पेपर लो और ये लो पेन, जो कुछ बोलता जाऊं लिखते जाओ। एक बार मुझे यहां से बाहर निकाल ले बेड़े, फिर देखना मैं इन सबको के साथ तांडव कराता हूं। अच्छा ठीक है, लिखो। ऑटो नारायण केस में हाथ डालने के बाद आफ्ताब अली ने ऑटो के खिलाफ अपना पक्ष मजबूत करने के लिए उसकी गैर कानूनी हरकतों की तहकीकात शुरू की। ऑटो
समाज में अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए शहर की प्रमुख हस्तियों के साथ अपने संपर्कों का इस्तेमाल करता था। ऑटो नारायण की डायरी उसके शराब और वेश्यावृत्ति के नाजायज धंधों का कच्चा चिट्ठा थी। उस डायरी में तारीखों से लेकर व्यापारिक आंकड़ों और उसके सभी संपर्कों का ब्यौरा भी था। आफताब अली ने वेश्याओं, दलालों, मोहल्ले के लोगों, दुकानदारों वगैरह से बात करके ऑटो नारायण की क्रूर तस्वीर में रंग भरने शुरू कर दिए। क्यों बे ऑटो, हो गया पंचर? साला, तुझे क्या लगा बे? अपने नीचे 20 औरतों को रख के, दल्लों और गुंडों की फौज खड़ी करके तू भगवान हो गया? तुझे लगता है तेरी रखे रहे जान छिड़कती है तुझ पे? सिर्फ एक झटका ऑटो, सिर्फ एक झटका, तेरा वो धन्ना जी है ना, सरकारी हो गया। अब तू सिर्फ देखते जा कौन कौन थूकते हैं तेरे मुंह पे खड़े होके। बोल ले सीबी, बोल ले। तेरे दिन है भाई, बोल ले, बोल। फिल्म स्टार से बहुत पहचान है ना तेरी? नहीं, तेरी वो डायरी पढ़ी है मैंने, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तेरी लाइफ भी बिल्कुल फिल्मी है नहीं? जूम लगा के हैया। पैदा भी तो इसी तरह से हुआ था ना? सुना है तेरे जैसा ही कोई हरामी तेरे मां को टिका गया था जब वो 15 की थी। लगता है आज का दिन अच्छा गुजरेगा, तेरा थोबड़ा जो दिख गया। हरामी मैं भी हूं ऑटो। तेरी जगह होता तो शायद अपनी बात दबाने के लिए इसी तरह से हंसता। ऑटो नारायण की हंसी से आफताब अली को इस केस पर अपनी पकड़ को लेकर थोड़ी घबराहट हुई। आफताब अली के पास पक्के तौर पर अभी तक कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। अब उसके पास सिर्फ एक ही उपाय था कि थाना जी गवाह के कटघरे में आए और ऑटो नारायण के साथ किए गए अपने सभी कथित अपराधों को कबूल करे। अब बोल, बोल, बोल। कुछ नहीं पता साहब। तेरे को सब मालूम है, बोल। साहब, अगर मैं ऑटो के बारे में कुछ भी बोला तो मेरे को जान से मार देगा साहब। अगर तूने गवाही नहीं दी तो मैं तेरे को मार डालेगा। बोल देगा इनकाउंटर में मारा गया था। बोल, बोलना करना है साहब। साहब, तुम तो तुम्हारा काम करके निकल जाएगा, मेरे को छोड़ देगा तो? ये देख घना, बात बिल्कुल साफ है। अगर तूने ऑटो का साथ दिया वो तो मरा ही मरा, साथ में तेरे को भी फांसी हो जाएगी। बोल, क्या बोलता है? अगर तूने गवाही दी तो सिर्फ ऑटो को फांसी होगी, तेरे को मैं कानूनी तौर तरीके से बचा लूंगा। बोल, क्या बोलता है? बोलना है नहीं बोलना है? क्या बोलना है? अरे क्या बात है ऑटो, जेल के खाने से भी तेरे चेहरे पर चमक आ रही है। क्या बात है? तेरी ये ऐश की जिंदगी छीनने के लिए अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। क्यों बे, हंसी नहीं आ रही? हंस देना। अरे हाँ, तेरा वो धन्ना जी है ना, उसने तेरा मीटर डाउन कर दिया। You are finished, you bastard. हम राष्ट्रीय टाइम से आए हैं।
और इस केस के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते। देखिए, हमें ऑर्डर नहीं यार इनसे बात करने का। अरे ठीक है यार, 1 मिनट ठीक है तो बात है। आपने देखा मैं अपना धंधा पूरी ईमानदारी से करता हूँ। मैंने अगर अपने थोड़े से कुछ पैसे कमा लिए तो इन सारे लोगों को जलन होती है। इनको मेरे बिजनेस से जलन है। आप लिखिए आप जाइए मेरे बस्ती में जाइए, लोगों से पूछिए कि अगर मैंने किसी को डराया हो। मैंने किसी को नहीं डराया। सारे के सारे लोगों के साथ मेरी भाई बनती है, अच्छा संबंध है मेरे साथ। और ये जो बार ये जो माफिया की बात करते हैं ना, ये माफिया की लफड़ेबाजी की बात, ये कोई बात नहीं है। मुझ पर अत्याचार हो रहा है, मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। सेशंस कोर्ट में ऑटो नारायण पर मुकदमा शुरू करने की जरूरी कार्रवाई में 3 महीने लग गए। इस ट्रायल में ऑटो के अपराधों का पर्दाफाश करने के लिए थाना जी की गवाही एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। साहब, ऑटो नारायण के इलाके में सब कुछ उसका खरीदा हुआ है। कोई दलाल हो, चाहे कोई धंधा करने वाली, चाहे कोई भी आदमी साहब, वो अपने आप को भगवान समझता है साहब। कोई उससे धोखाधड़ी करे तो साहब उसको जान से मार देता था। उसने अपने अहंकार के लिए पार्वती को मारा साहब। और पार्वती ऑटो की एक रखेल थी, एक दलाल था सुकुमार, उसके साथ भाग गई थी। नारायण, तुझे महसूस नहीं होता? इतना सा भी नहीं? दिल नहीं है तेरे पास किसी के लिए? इज्जत भी नहीं? वो तो नहीं। तू 4 औरतें रखे, और अगर मेरा कोई ख्याल रखता है तो तुझे क्यों मर्ची लगती है? आज इतनी बड़ी हो गई तू, इतनी बड़ी हो गई तू। सोच मत, तेरी जात पर आज मुझसे ज्यादा तुझे वो बल्ला भाग गया। तू मेरे सिर पर चलेगी। अरे तू जैसी 32 निकाल दी मैंने अपने पाँव के नीचे से। छोड़ देना मुझे तलने के लिए। क्यों बार-बार मुझे अपने पास बुलाता है? सबको साला ऑटो ही मिलता है। अभी सुकुमार के साथ क्या हुआ साहब? वो पार्वती को लेकर भाग गया था। अब उसका पागलपन देखो साहब। 5 महीने तक लगातार उसको ढूंढता रहा, जान से मारने का वास्ते। और जैसे ही वो उसको मिला तो उसको धोखे से अपने घर बुलाया साहब, शराब पीने के लिए। और साहब, जैसे ही सुकुमार ने उसके घर में कदम रखा साहब, तो अपन समझ गया कि आज ये जिंदा नहीं बचेगा साहब। कहाँ चले गए थे तू रानी को लेकर? कहीं नहीं नाना भाई। तेरे को मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। ये भी नहीं सोचा कि मेरे धंधे का क्या होगा? ऐसे तो कोई भी इधर उधर जाने लगा तो मेरे धंधे का क्या होगा? कहाँ गया? कौन कौन था तेरे साथ? कौन कौन था तेरे साथ? देख इस कुत्ते की जबान को कैसी काट लग गई है। कैसी काट लग गई इस कुत्ते की जबान को। शिवा, कहाँ से निकला? सरकार, ऑटो ने सुकुमार के दोस्त राजा को भी नहीं छोड़ा सरकार। राजा सुकुमार की हत्या को लेकर ऑटो को ब्लैकमेल करना चाहता था सरकार। एक खतरनाक मुजरिम पर कैसे विश्वास किया जा सकता है योर ऑनर? ये मेरे क्लाइंट के खिलाफ साजिश है। लेकिन भेंडे की यह दलील थाना जी के बयान के सामने बहुत कमजोर थी। फिर भी इस केस को और मजबूत करने के लिए थाना जी की स्टेटमेंट को और गवाहियों के सहारे की जरूरत थी।
एसीपी आफ्ताब अली ने गवाहों की कतार लगा दी। जब मैं कमरे में रोगन करने पहुंचा तो कमरा एकदम काला पड़ चुका था। मैंने ऑटो भाई से पूछा कि ये क्या हो गया, तो वो बोले कि वो वहां एक जलती हुई सिगरेट छोड़ गए थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि सुकुमार भाई को जलाया जा चुका था। देखो ना साहब, ऑटो ने मुझे कैसे सिगरेट से जलाया था, ये तो कुछ भी नहीं। मेरी आंखों के सामने ऑटो ने गोविंद के 3 लोगों को मार मार कर बेहोश कर दिया। पूरी बस्ती ने देखा, लेकिन ऑटो के डर से किसी ने भी मुंह नहीं खोला। मोहल्ले के एक आदमी ने मुझे आकर बताया कि ऑटो और उसके लोग मेरे आदमी गणपत को बुरी तरह से पीट रहे हैं। मैंने अपने अमरत को बहुत ढूंढा सरकार, लेकिन 21 दिन तक किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। सरकार, ऑटो ने थाना जी की गवाही और आफ्ताब अली के ऊंचे इरादों से ऑटो नारायण को यह स्पष्ट हो गया कि वो फंस चुका है। उसे पता था कि बुधवार की रात 8 बजे सभी पुलिस कर्मचारी चित्रहार देखने में मशगूल रहते हैं। उसने इसी दिन अपने साथियों के साथ जेल से भागने का जबरदस्त प्लान बनाया। रिश्वत देकर उसने कोठरी की एक डुप्लीकेट चाबी भी हासिल कर ली। जेल के बाहर ऑटो के साथियों ने हर एक कदम पूरी तरह से सोच समझ कर रखा था। ऑटो पूरी तरह से निश्चिंत था। देख, अब मैं तुझे दिखाता हूं। ये है वो जयराना, है ना टॉप की हीरोइन। पता है, अपना सीन बड़ा दिखाने के लिए पैडिंग करती है। क्या बात है। तेरी कसम, इसकी सबसे पहले पैडिंग मैंने करी थी। जरा टाइम रखना ध्यान का। बात तो सही कह रहा यार। 15-20 मिनट बचे। ओए जोसेफ, तू क्यों नहीं चलता भाई? है क्यों नहीं चलता तू? तू यहाँ रह करके क्या करेगा? तुझे चलना नहीं है बाहर? मेरा किस्मत ही ऐसा है भाई, किसी तो कोठरी में रहना पड़ेगा ना, नहीं तो उनको शक हो जाएगा, सारा प्लान बिगड़ जाएगा। आप जल्दी चलो भाई, बहुत कम टाइम है। ठीक है। हाँ। कितना बढ़िया गाना है? क्या चीज है यार? क्या बात है, मजा आ गया। तैयार है। क्या रहा यार, मजा आ गया। डांस करा श्रीदेवी ने। अरे एक बार उधर भी देख का चेक कर ले क्या हो रहा था। क्या डांस करा यार श्रीदेवी ने। मजा आ रहा है। हाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तूने मजा कर दिया। चल तू गाड़ी लेकर के आया। हाँ, उधर खड़ी है। और पैसे ये लो, जितने तुमने बोला था पूरे हैं। हाँ, मैं अपनी बहन सीता को भी ले आया हूँ। बहुत अच्छा किया भाई, अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, तू भी अपना ख्याल रखना। ऐसे दिखाने देते कि तू मेरी घर वाली। ठीक है, इसका ख्याल रखना भाई। मैं मिलने आऊंगा। हाँ। क्या हो रहा था यहाँ पे? हाँ क्या हो रहा था यहाँ पे? उस आदमी ने जेल की चाबी पैदा कर ली कहीं से, कपड़े और रस्सी का बंदोबस्त कर लिया, चलता बना। ये उसका जेल नहीं, साला बाप का बगीचा है। साला हरामी, चित्रहार चित्रहार, जूतों का हार फैला के सबको। साला ये काम है नजर को, काम है नजर को। हाँ साले को सब पता होगा। बस कर। ऑटो के पिल्ले, बोल तेरा बाप कहाँ है? कहाँ है तेरा बाप? हाँ छोटे साहब, मार मार के सस्ता नहीं निकलेगा ना। ड्रामा करता है मेरे साथ, ड्रामा करता है। मार इसको। नहीं करा।
बोल कहाँ है बोल, एक मिनट बोल कहाँ है? वो मेरे को छोड़ के चला गया। अगर मेरा दोस्त होता तो मेरे को साथ में लेके जाता। रुक बे इधर आ बे ऑटो के पिल्ले। ये नहीं बोलेगा साला। इसकी आंखों में देख, जान देने का बाकी है इसको। राम का पिल्ला। बे सुन, तेरा बाप है ना, हमारी चाबी ले गया, लेकिन अपनी चाबी पीछे छोड़ गया साले हरामी। भागने की हड़बड़ी में ऑटो नारायण कागज का एक टुकड़ा जेल में ही छोड़ गया, जिसमें 2 पते लिखे थे। इन पतों को लेकर आफताब अली ने ऑटो नारायण की पत्नी से उसके घर जाकर पूछताछ की। उसे पता चला कि इन पतों में से एक ऑटो की मां का है, जो बंबई में अकेले रहती थी, और दूसरा पता राउरकेला में उसके पिता का था। ये पता उसकी बात है, लेकिन वो मिलने नहीं आता, और ये भी नहीं आया मिलने से। कौन मिलेगा उस गंद के औलाद से? तुझे कभी निकलने की चाह नहीं हुई इस गंद से? पुलिस को जब बंबई में छापा मारने से कुछ हासिल नहीं हुआ, तब आफताब अली ने पुलिस दल के साथ राउरकेला जाकर ऑटो नारायण के पिता के घर को अपना निशाना बनाया। कुत्ता है, एक दिन कमिश्नर बनेगा। लगता है तेरे को ऑटो से बहुत प्यार हो गया। आराम के बहुत हो गया ऑटो, मजाक बहुत हो गया तेरे साथ मजाक। तुझे क्या लगता है कोई तेरे पकड़ नहीं सकता? तेरी हिम्मत कैसी हुई बे? अरे तू क्या पकड़ता है मेरे को? पकड़ा तो मैं खुद अपनी गलती से गया हूं, वरना तू मेरे पे हाथ रखता। मेरे चुप कर साले, चुप कर। तेरा ये मुंह, तेरा ये बोलना, तेरे को मैं आज ठीक करता हूँ, तेरे को मैं आज ठीक करता हूँ साले। आराम के आफ्ताब से मुंह लड़ता है साला। क्या चाहिए तेरे को? पैसा चाहिए तेरे को? छोकरी चाहिए तेरे को? लड़की देगा, पैसा देगा साला। आफ्ताब को पैसा खिलाएगा साला, लड़की देगा मेरे को। पांडो क्या बोलता है देख। आराम के साला, आराम के पिल्ले। अखबारों में ऑटो की गिरफ्तारी की खबरें उछलने लगीं। दूसरी तरफ शिवा को भी पकड़ लिया गया। 6 महीनों के बाद बंबई सेशंस कोर्ट ने ऑटो नारायण, जोसेफ और शिवा को फांसी की सजा सुनाई। बड़ी बड़ी बातें किया करते थे साले। जितने भी ये बड़े बड़े ओहदे वाले मेरे दोस्त थे ना, साले सब मुंह मोड़ के बैठ गए। ये कमिश्नर, इसके नए घर के लिए 6 लाख रुपए की चंदन की लकड़ी बेची थी मैंने। और वो हीरोइन, वो कौन सी फिल्म थी पता नहीं, उसकी सिल्वर जुबली की एक पार्टी के लिए मेरे घर का इस्तेमाल हुआ था, मेरे घर का। और आज साली मुंह तक देखने के लिए नहीं आई मेरा। तुमको रही होगी उनकी आस, अपुन को तो पहले ही पता था। अपुन की मदद के लिए कोई नहीं आएगा। एक बात बता बेटे, अगर मैं प्रेस वालों को कोई खास बातें बताऊं और मुझे छापने को तैयार हो जाए तो उससे कुछ फायदा होगा? क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। देखो ऑटो, जब तुम्हारे दोस्तों के अपने सर पर आ पड़ेगी ना, तो हो सकता है वो तुम्हारी मदद के लिए दौड़े चले हैं। वैसे भी तुम्हें अपने दोस्तों की मदद जरूर लेनी चाहिए ऑटो। लेकिन इससे होगा क्या? अपुन का इससे क्या फायदा होगा? और कौन सा है जोसेफ, इसकी लॉटरी निकल आएगी। अगर इससे किसी को फायदा होगा तो सिर्फ तुम्हें। तू क्या समझता है कि अगर मैं जेल से छूट गया तो तुम लोगों को बाहर नहीं छुपाऊंगा क्या? इतनी समझते हो क्या तुम सब लोग मेरे को? ऑटो नारायण ने सहानुभूति इकट्ठी करने के लिए अपनी दर्द भरी जीवनी लिखने का फैसला किया। उसके समर्थकों की भीड़ भी अदालत में उतरने के लिए उसके साथ थी। खुद को छुड़ा लेने के आत्मविश्वास से भरे ऑटो नारायण ने हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए अपील कर डाली। उसके वकील भिंडे ने एक मैगजीन के एडिटर को ऑटो नारायण की जीवनी छापने के लिए तैयार कर लिया। जेल में ऑटो को टाइपराइटर इस्तेमाल करने की मंजूरी भी मिल गई। बचपन से ही मुझे दुत्कार के सिवा कुछ नहीं मिला। मेरी मां और उसकी हरकतें मेरी समझ के बाहर थी। उसका हर तीसरे दिन किसी नए मर्द के साथ होना मुझे शक,
और सवालों से अंदर ही अंदर झुलसाने लगा। लोग कहते थे कि मेरी मां वेश्या है, तो उनकी बातें मेरे कानों में तेजाब की तरह चुभती थी। मोहल्ले के मेरे साथ के बच्चे हर रोज मुझे मेरी नई बाप का नाम आकर बताते थे। एक बच्चा जो अपनी मां के बदचलन होने की वजह से जार जार था, मेरा बाप कौन है, इस बात ने जिस बच्चे के पूरे बचपन को घुटन से भर दिया हो। सवाल इस बात का है कि उसे मुजरिम बनाया किसने, और इसका सीधा सच्चा जवाब है, उसे मुजरिम बनाया हमारे इस समाज ने। योर लॉर्डशिप, आटो नारायण को फांसी के तख्ते पर चढ़ाए जाने से पहले मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि समाज की उन ऊंची हस्तियों, मिनिस्टर्स, सरकारी अफसरों को भी फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाना चाहिए जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आटो नारायण के गैर कानूनी धंधों में उसकी मदद की या उससे साठगांठ की। ऑटो की जीवनी को 3 भागों में छापा गया, जिसमें उसके राजनेताओं के साथ संपर्कों का भी ब्यौरा था, लेकिन उसे जल्द ही दबा दिया गया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद ऑटो नारायण की अपील को ठुकरा दिया और साथ ही उसके, जोसेफ और शिवा के फांसी के आदेश भी जारी कर दिए। ऑटो नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी फांसी के विरुद्ध एक अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो और जोसेफ की फांसी की सजा को बरकरार रखा, लेकिन शिवा की फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया। ये ले, पढ़ ले। राष्ट्रपति ने भी तेरी अर्जी को ठुकरा दिया। तू कहता था ना तेरे बहुत दोस्त है, कोई भी नहीं आया मेरी मदद की। मैंने बहुत सोचा अपने बच्चे के बारे में। मैंने क्रिश्चियन मिशनरी में भर्ती ले ली है। कुछ तो जून सुधरेगी मेरे बच्चे की, पढ़ लिख जाएगा, कुछ बन जाएगा। यहाँ तो जीना हराम किया हुआ है उसका सब लोगों ने। मेरा मन करता है मैं तेरा बच्चा बन जाऊं। तो एक बाइबल भेजेगी मुझे पढ़ने को। हे ईश्वर, मुझ पर करुणा करो। अपने असीम प्यार के सागर की चंद बूंदों से मेरे पापों को धोकर मेरे प्रायश्चित को निराकार से आकार प्रदान करो। मेरे पापों को मेरी आंखों के सामने ही रहने दो, क्योंकि हे ईश्वर, मैं सिर्फ तुम्हारी ही नजरों में पापी हूं। मैंने अनजाने में तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। तानाजी को सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद रिहा कर दिया गया। वो अब कहां है, कोई नहीं जानता। शिवा आजीवन कारावास की सजा काटते हुए जेल में है। ऑटो की पत्नी रामेश्वरी और बेटे ने ईसाई धर्म अपना लिया। रामेश्वरी अब मिशनरीज के साथ काम करती है, जिन्होंने उसके बेटे के पालन पोषण का जिम्मा उठा लिया। लाइट पे एक नट डाल दे। साउंड रेडी? Shall we start? Yeah, okay, silence. Rolling. दलवी साहब, उस दिन यानी 25 अप्रैल 1985 को जो हुआ, क्या उसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? हाँ, उस दिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर वो नहीं होता तो आज यहाँ कांस्टेबल श्रीकांत दलवी का इंटरव्यू आप कैसे लेते? आज तो गर्मी से बुरा हाल है और ऊपर से ये शादियों का मौसम। आप भी शादी में जा रहे हो क्या? अब क्या करें, ना जाएं तो रिश्तेदारों की बातें सुने और फिर उम्र भर की नाराजगी। आप दुनिया से बहुत नाराज लगते हैं। इतनी बुरी नहीं है दुनिया। मेरा ही देखो ना, मैं बहन की शादी के लिए जा रहा हूँ। सगी बहन। 4 महीने पहले सगाई करी थी हमने,
तब भी सारा इंतजाम मैंने किया था और अब भी शादी का भी मैंने। लोनावला नॉन स्टॉप बजा रही है। बहुत नींद आ रही। हाँ, अरे तुम्हारे तो सुबह गाड़ी पहुंचेगी। अरे बहुत सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ आराम से। अरे वो ट्रक इनको मार गया, देखो वो क्या। अरे ड्राइवर साहब गाड़ी रोको, अरे रोको गाड़ी यार। अरे घाव इतना गहरा है भैया। अरे भैया अस्पताल ही ले चलो गाड़ी को पहले। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मामूली सी खरोच है। ये मामूली सी खरोच है क्या? ये खरोच छोटी नहीं बड़ी मोटी है। हाँ। मेरा कहना मानो और अस्पताल में भर्ती हो जाओ। हाँ भैया अस्पताल में भर्ती हो जाओ, देखो कितना खून बह रहा है। नहीं नहीं भैया, मुझे पता है ना मुझे कितना दर्द हो रहा है। अरे भैया पाँव फटने तक मैं वडगांव नहीं पहुंचा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरी बहन की शादी है। हाँ भैया, मैं उधर ही किसी दवाखाने में चला जाऊंगा। सामने से आते हुए एक ट्रक से श्रीकांत के सिर पर गहरी चोट लगी। बस चालक तथा बाकी यात्रियों के काफी समझाने के बावजूद श्रीकांत तलवी अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। पास के एक डॉक्टर से पट्टी करवाकर वो वडगांव अपनी बहन की शादी करवाने पहुंच गया। इस दुर्घटना के होने वाले अंजाम से वो अनजान था। ये इधर था। लेकिन ताई ऐसा है कि दर्द तो आदमी को सहना ही पड़ता है जिंदगी में। कभी आदमी गिर जाता है, चोट लग जाती है ना, तो कभी किस्मत चोट दे जाती है। लेकिन हर आदमी की ड्यूटी है, हर आदमी की ड्यूटी है कि दर्द को सह लेना और अपनी बदकिस्मती जो है ना उससे लड़ते रहना। और आपका दर्द क्या वो कम हुआ? हाँ हुआ ना। 10 दिन बाद 18 जून को मैं ड्यूटी ज्वाइन किया। और ताई मुझे भूख लगी। रुक्मिणी खाने में क्या है? कितनी देर कर दी पापा, आप कब से इंतजार कर रहे हैं, पहले होमवर्क करा दो। खाने में क्या है रुक्मिणी? मसूर की दाल, लौकी की सब्जी और आज गुड़पोड़ी बनाई है। खाना लगाओ? अरे नहीं, ये बच्चों का होमवर्क करते हैं ना, बाद में खाना खाएंगे। तुम कपड़े तो बदल लो, नहा लो। नहीं पापा, पहले मुझे 3 का टेबल समझ में नहीं आ रहा, इसे समझा दो। अरे उसमें समझाने का क्या है, सिर्फ याद करने का है। 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 3 तिये 6। ये तो गलत है, 2 तिये 6 होते हैं। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, 2 तिये 6 होते हैं। चलो तुम लोग खाना खा लो, चलो चलो चलो। खाने में क्या है? मसूर की दाल, लौकी की सब्जी और आज गुड़ पोली भी बनाया है। क्या हो गया तुम्हें? अभी तो बताया था खाने में क्या है। तबीयत तो ठीक है ना? फिर दुखने लगा? अरे नहीं रे, कुछ नहीं दुखने लगा। चलो मैं नहा के आता हूँ। चल। क्या हो गया तुम्हें? बच्चों के सामने क्यों चिल्ला चिल्ली? आजकल कुछ काबू में नहीं रहता मैं रुक्मिणी। खाने में भी सब गड़बड़ हो जाता है। सर दबा दो। थोड़ी देर। क्या हो गया? बस में हुए हादसे से पहले भी श्रीकांत को कभी कभी अजीब दृश्यों का भ्रम होता था, लेकिन दुर्घटना के बाद ऐसा अक्सर होने लगा। 6 महीनों में श्रीकांत की हालत बद से बदतर हो गई थी। सिर दर्द के साथ उसे कमजोरी, भूख न लगना, नींद न आना, घबराहट और भुलक्कड़पन की शिकायत होने लगी। बड़े अस्पताल न जाने की उसने जिद पकड़ ली थी। आखिरकार रुक्मिणी के दबाव में आकर श्रीकांत मुंबई के एक बड़े अस्पताल में जांच करवाने पहुंचा। दर्द के लिए कुछ पेन किलर लिख देता हूँ और नींद के लिए कुछ ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंक? हाँ, नींद की दवा है, इससे आराम मिलेगा, नींद आएगी।
और ये दर्द की गोलियां एक सुबह एक शाम और नींद की गोली एक रात में सोने से पहले ले लेना। इसके अलावा कुछ? मंडे को आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद डॉक्टर खरे आपका चेकअप करेंगे। ठीक, नमस्ते। क्या है सर? वो सोमवार को आफ्टरनून ड्यूटी मिलेगा तो? क्यों, मॉर्निंग ड्यूटी में क्या प्रॉब्लम है? सर वो श्रीकांत, मैं पिछले कई महीने से देख रहा हूं तुम आराम ज्यादा और काम कम कर रहे हो। अगर इतनी ही तकलीफ है तो रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते? नहीं सर, डॉक्टर साहब ने भी कहा है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सिर्फ एक बार सर, सोमवार को मैं 1 बजे तक आ जाऊंगा सर। फिलहाल तो मैं राउंड पे जा रहा हूँ, लौट के देखता हूँ। क्या हुआ श्रीकांत, ठीक तो है? सर दबा दूं क्या? ज्यादा सियाना मत बना। काय को पंगा लेता है रे तुम लोग मेरे साथ? मैं कभी पंगा लिया तुम्हारे साथ है? फिर काय को मेरे पीछे पड़ते हो तुम लोग? डॉक्टर ने भी कहा है मेरे को कुछ नहीं हुआ है, फिर मैं क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का? परसों मेरे वड़ा पाव में जहर किसने मिलाया रे? हाँ? डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट के पहले मेरे को अजीब अजीब सपने आते थे डॉक्टर। कभी डरावने आते थे, कभी अच्छे आते थे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद सिर्फ डरावने ही सपने आते हैं और लगातार रोज रोज आते हैं। अगर चोट 6 महीने पहले लगी थी तो इलाज तभी क्यों नहीं करवाया? करवाया था डॉक्टर साहब, पट्टी करवाई थी। इसके अलावा? वो पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब मिले थे ना दूसरे, उन्होंने ये गोलियां खाने को दी थी। ये गोली खाने से दर्द भी कम है, नींद भी अच्छी आती है। हाँ, लेकिन सपने अभी भी डरावने आते। डॉक्टर खरे को शक हो गया था कि श्रीकांत की मानसिक हालत पर काफी असर हुआ है। कुछ महीनों की और जांच के बाद डॉक्टर खरे ने पाया कि श्रीकांत खंडित मानसिकता या स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है, जिस रोग के कारण समय समय पर रोगी को अजीब अजीब ख्याल आते हैं। सिर पर चोट लगने के कारण श्रीकांत का यह रोग बिगड़ गया और इलाज न करने पर और बदतर हो गया। इस रोग के इलाज के लिए श्रीकांत को बिजली के झटके भी देने पड़े। मुखोले मुखोले मुखोले। रुक्मिणी, वो बिजली का धक्का लगने से पहले ना लगता है कुछ हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, लेकिन वो बिजली का धक्का नहीं लगे। मुझसे तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी जाती। मुझसे तुम्हारी, देखना, दिन भर घर का करना, बच्चों का करना, ऊपर से ये पागल पति।
तुम्हें और कुछ दे तो नहीं पाया मैं, मुसीबतें और बढ़ा दी। कल को अगर मेरे को कुछ हो गए तो? क्यों होगा तुम्हें कुछ? कुछ नहीं होगा। सो जाओ, दवाई खाई ना? हाँ दवाई खाई। हाँ। ये रुक्मिणी, एक आइडिया है। मैं तेरे नाम से एक स्टॉल के लिए लाइसेंस ले लूं तो कोई भी चीज बेचेंगे। हाँ, अरे ऊपर से कमाई भी अच्छी रहेंगी। अब मेरी तो पगार नहीं बढ़ने वाली। डॉक्टर लोग कहते हैं तुम आराम करो, तुम काम बढ़ाने की सोच रहे हो। अरे सोचना, सब्जियां बेचेंगे, नहीं तो सब्जियां और बर्तन भी बेचेंगे। मैं कल ही तेरे नाम की अर्जी कर देता हूँ। बिना लाइसेंस के काम नहीं शुरू हो सकता। क्या बात कर रही है रुक्मिणी? अरे मैं पुलिस वाला हूं, मैं ऐसा करने लगा तो जनता क्या करेगी? अपने बच्चों को क्या सीख देंगे हम? ताई चिराग तलेच अंधेरा होता है। मेरे को क्या लगा, मैं पुलिस वाला है ना तो मेरे को लाइसेंस जल्दी मिलेगा। वो ट्रीटमेंट का कुछ नहीं है, वो तो मैं कर लेता था। वो इलेक्ट्रिक का शॉक, वो भी मैं सहन कर लेता था। परेशानी बहुत हुआ लेकिन मैं सह लेता था। लेकिन ये लाइसेंस के चक्कर में जो परेशानी हुआ मेरे को, वो मत पूछो। रोज वहां जाना, रोज वहां जाने का, वो ऑफिसर लोगों से मिलने का, फिर मंत्री को जाके मिलो, उसका चिट्ठी लेकर आओ, फोन करो, उधर उनके ऑफिस के बाहर बैठो, उनका इंतजार करने का, फिर फोन करने का, फिर जाना आना, ऑफिसर से मिलने का। और 2 साल किया मैं ताई। बहुत थका दिया ये लोग मेरे को। कल आना। अभी नहीं हुआ है। कोई सिफारिश लाओ तो आसान होगा। कोयलो से मिलो। गणपति की छुट्टी से नहीं लौटे हैं। फाइल मेरे पास नहीं है। हेलो हेलो, कोयलो साहब, मैं श्रीकांत दलवी कांस्टेबल श्रीकांत दलवी बोल रहा हूँ। हाँ, मैं वो अर्जी दिया था लाइसेंस के लिए, स्टॉल का लाइसेंस। हाँ, अप्रैल 83 में, 83 में दिया था। कल वो साहब, मैं कल आया था आपके पास, आप बोले कल। हाँ, मैं कल आऊंगा, आप बोलेंगे कल। ये कल का सिलसिला कब खत्म होने का है साहब? मैं मर जाएगा तब क्या? और मेरे बीवी बच्चे सड़क पे आ जाएंगे साहब, तो उसके बाद तब भी तरस नहीं आएगा आपको? मैं मंत्री का चिट्ठी दिया ना, मेडिकल रिपोर्ट दिया, और मैं कितना फोन किया। हेलो, परसों उसको बोलो मेरे से मिलने के लिए। हाँ, गुड मॉर्निंग कोयलो साहब। मॉर्निंग। मैं कांस्टेबल श्रीकांत दलवी। आपने मुझे आज बुलाया था, मैं कल फोन किया था आपको। वो स्टॉल के लिए अर्जी दिया था मैं अप्रैल 83 में। मैंने बुलाया था? अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि अकाउंट्स ऑफिसर से जाके मिलो। हाँ जी। साहब, मैं श्रीकांत दलवी, कांस्टेबल श्रीकांत दलवी। वो मैं एक स्टॉल के लिए अर्जी किया था अप्रैल 83 में, 83 में, और मुलुंड में। उसके बारे में यहाँ किस लिए आए हो? कोयलो से मिलो। लेकिन उन्होंने कहा आपसे मिलने को। या तो कोयलो मुझे पागल समझता है, या तुम्हें, या उसका दिमाग चढ़ गया है। अरे तुम्हारी अर्जी का यहाँ क्या काम? मैं किधर जाऊं? घर जाओ, आराम करो, और जाते वक्त धीरे से दरवाजा बंद करके चले जाओ।
वो साहब, वो अकाउंट खाली में हमारा टाइम बर्बाद मत करो। तुम्हारा फाइल अभी इधर नहीं आया है, अगले हफ्ते आके पता करना। हाँ। मेरी बीवी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, और मैं बीमार आदमी हूं। मुझ पर दया करो साहब, मेरे को ना स्टॉल की बहुत जरूरत है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी मदद करो साहब। मदद करो? क्यों मदद करो भाई? हैं? तू कोई मेरा रिश्तेदार लगता है? ये तूने कभी कोई मेरी मदद करी है? मदद करो? अरे बीमार है तो जा अस्पताल जा। अरे तेरे को तो पागल खाना जाना चाहिए। चल जा यहाँ से। अरे ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ओ रुक्मिणी, अभी बस भी कर। मेरे को पता है ना क्या करना है क्या नहीं करना है। खीट 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 खीट। कमिश्नर साहब, ओ कमिश्नर साहब, मैं तो पागल हूं ना, मैं आम इंसान थोड़ा ही ना हूं। आप क्यों देंगे मेरे रुक्मिणी को स्टॉल का लाइसेंस? हाँ? मेरे बीवी बच्चे तो भूखे मरने के लायक है ना। मैं जिंदगी भर उनको सिर्फ दुख दे सका, शायद मरने के बाद सुख दे पाऊं। कमिश्नर साहब, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को स्टॉल का लाइसेंस देना जरूर देना, मेरे मरने के बाद। श्रीकांत जी, आई एम सॉरी। कट इट प्लीज। देखिए श्रीकांत जी, हमारा मकसद आपको रुलाने का नहीं था। आई एम सॉरी, हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि नहीं, मेरे को भी नहीं मालूम था कि ये कोई पानी लाओ। सालों के बाद मेरे को ये सब याद आएगा। पानी लाओ प्लीज। कमिश्नर साहब, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को स्टॉल का लाइसेंस देना जरूर देना, मेरे मरने के बाद। उस दिन मेरे को क्या हो गया ताई, मेरे को मालूम ही नहीं है। मैं अकेला था ना, डर गया था। रुक्मिणी बच्चों को लेकर गांव गई थी। मेरी रुक्मिणी घर पे होती तो शायद मैं ऐसा करता ही नहीं था। उस दिन से आज तक रुक्मिणी ने मेरे को कभी अकेला नहीं छोड़ा। श्रीकांत दलवी को आईपीसी 309 यानी आत्महत्या के प्रयास के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। एक दिन हिरासत में रखने के बाद उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। खबर पाते ही रुक्मिणी और बच्चे कोल्हापुर से बंबई लौट आए।
पुलिस डिपार्टमेंट ने श्रीकांत की तरफ सहानुभूति दिखाते हुए उसे बर्खास्त नहीं किया। भैया, ये क्या लिखा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बादल कैसे बनते हैं ये लिखा है। मैं अपना होमवर्क खत्म कर लूं, फिर बताता हूँ। पापा से पूछूं? पापा बीमार हैं, उन्हें और परेशान मत कर। उन्हें ऐसा क्यों किया? क्या अब क्या उन्हें जेल में बंद कर देंगे? कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, लगेगा मुझे। दोबारा गिरफ्तारी के डर से श्रीकांत की दिमागी हालत पर बुरा असर पड़ा। इसके बावजूद उसने फिर से काम पर जाना शुरू कर दिया और अपनी जिंदगी पुराने ढंग से जीने की कोशिश करने लगा। और कैसे तबीयत है? ठीक है ना? अरे मुझे क्या हुआ है? उस सामान की लिस्ट लाया था मैं, पता नहीं कौन सी जेब में रखी है, शायद घर भूल आया। पिछले बार के भी 67 रुपए हैं। हाँ दे रहा हूँ ना। हाँ, लिस्ट शाम को भेजता हूँ। ये तो 43 रुपए हैं। क्या? ये तो 43 रुपए हैं। ठीक से गिनो। अरे ठीक से आप गिनो ना। हेलो, श्रीकांत को जेल से छूटे काफी समय हो गया था। उसे लगने लगा था कि यह मामला अब रफा दफा हो गया है कि अचानक उसे कोर्ट से सम्मन मिले कि महाराष्ट्र सरकार ने उसके खिलाफ आईपीसी 309 के तहत आत्महत्या करने की कोशिश के जुर्म में एक केस दर्ज कर लिया है। क्या है? कौन था? कोर्ट में हाजिर होना है। क्यों? तुमने माफी मांग ली है ना, और एसएचओ साहब ने तुम्हें माफ भी कर दिया है, तो अब क्या है? तुम जज साहब से कह देना गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, वो माफ कर देंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। पागलपना मत करो रुक्मिणी, मैं कोर्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बच्चे स्कूल से वापस आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, अब चुप करना। श्रीकांत को कानून की समझ थी और पता था कि जुर्म साबित होने पर सजा काटनी होगी। ये उसे मंजूर न था। इन कोर्ट समन्स ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। हाँ ताई, मेरे को पता है मैंने कानून तोड़ा है, लेकिन फिर भी मैं क्या चुपचाप आराम से बैठकर कोई भी सजा सुन लेने का क्या? फिर मेरे बीवी बच्चों का क्या? और कल को मेरे को जेल हो जाती तो कुछ गलती तो हमारे म्युनिसिपैलिटी की भी है ना। वो लोग मेरे को इतना नहीं सताते, मेरा इतना भेजा खराब नहीं करते, तो ऐसा होता क्या? नहीं होता। उनको पता था ताई मेरे को दिमागी बीमारी है। अब मैं बिल्कुल ठीक हुआ। रुक्मिणी, मेरे को लगता है सरकार मेरे को फांसी देगी। दवाई खा लो। अरे नहीं चाहिए दवाई वही। फिर बिजली के झटके खाने हैं? ये सारी बीमारी का ना एक ही इलाज है, एक अच्छा वकील। श्रीकांत की वकील के लिए खोज ज्यादा दिन नहीं चली। उसी के थाने के एक और कांस्टेबल ने श्रीकांत को अपनी पहचान के एक वकील अमोल गुप्ते का पता दिया।
अगले ही दिन श्रीकांत अमोल गुप्ते को मिलने पहुंचा। गुप्ते वकील साहब से मिलना है। तू ही जा रहे हाई कोर्ट, उनसे वहीं मिल लो जाके। कोर्ट में डर लगता है बाबा। अरे ये तो अभी इधर ही है। क्या नाम है तुम्हारा? कांस्टेबल श्रीकांत दड़वी। क्या करना मिल रहा है? अंदर आओ ना। अमोल गुप्ते खुद किसी समय मेंटल डिप्रेशन के दौरे से गुजर चुके थे, इसलिए उन्हें श्रीकांत से खास सहानुभूति हुई। केस के संबंध में अमोल गुप्ते ने अपनी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सबीना मेहरबान से मदद ली, जिनका मानना था कि आत्महत्या की कोशिश एक एबनॉर्मल घटना है और ऐसा करने वाला व्यक्ति असल में मदद मांग रहा है। बात समझा करो। मैंने तुम्हारे नाम हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी, जिसमें मैंने कहा है कि ये जो आईपीसी की धारा 309 है, ये होनी ही नहीं चाहिए। और ये याचिका हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है। अब रहा दूसरा केस जो सेशंस कोर्ट में चल रहा है। उसकी दोबारा तारीख नहीं लग सकती जब तक हाई कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता। अब समझ गए ना? मैं तो नहीं समझ, लेकिन रुक्मिणी जरूर समझ गई होगी। ये रुक्मिणी समझ गई ना? नहीं, ठीक तरह से समझ लेना ना। वकील साहब, हाई कोर्ट ने फैसला हमारे विरुद्ध सुना दिया तो हाई कोर्ट देश का कानून क्यों बदलेगा हमारे कहने पे? नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ। आप तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन सब लोग आप जैसे नहीं होते हैं ना। ये जज साहब तुम मेरे को पागल ही समझेंगे, पागल। श्रीकांत, श्रीकांत, देखो तुम मुझसे आज एक वादा करके जाओगे, मेरे पास कभी रोते हुए नहीं आओगे। रोने से तुम कमजोर होते हो। अगर हम हाई कोर्ट में ये केस हार भी गए तो क्या? अभी दूसरा केस तो है, वो हम जीत जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी करता हूं। और वो स्टॉल का लाइसेंस, उसका क्या? नहीं, नहीं चाहिए मुझे कोई लाइसेंस वाइसेंस। बस ये कोर्ट कचरे के चक्कर से छुटकारा दिलवा दो वकील साहब, प्लीज। श्रीकांत दलवी की याचिका के कारण बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में आईपीसी की धारा 309 के तहत चलने वाले सभी मुकदमों पर रोक लगा दी। गुप्ते वकील मेरे को बहुत अच्छे लगते थे ताई, बहुत भले आदमी थे। मेरे को लगता था कि वही एक आदमी है जो मुझे अच्छी तरह समझ रहे है ना? समझ रही ना आप? और पैसे के मामले में ताई एकदम भला मानुस। जितना भी हम लोग देने का ना उसको, वो आराम से उतना ही लेते थे। ये नहीं कि जास्ती दो, ये वो। मेरे को रुक्मिणी को लगा 5 साल के बाद पहली बार आशा की एक किरण हमको दिख रही है। कल है ना, मैं ताजी कड़क यूनिफॉर्म पहन के जाऊंगा कोर्ट में। नहीं नहीं, वो सफेद लहंगा और सफेद शर्ट। हाँ, नहीं तो नई काली पैंट और बुशर्ट। नहीं, वो मैं तो यूनिफॉर्म पहनूंगा। जज पे तो असर अच्छा पड़ेगा ना। हाँ, तुम कुछ भी पहनो, लेकिन सुनो, सुबह गणपति मंदिर जरूर जाएंगे। हाँ, तुम नहीं होती रुक्मिणी तो मैं तो आज तक पागल हो गया होता रे।
जीत जाएंगे। हाँ, जरूर जीत जाएंगे। सो जाओ। योर लॉर्डशिप, आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या की हर कोशिश को अपराध मानना गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 और 21 हर नागरिक को अपनी जिंदगी पर पूरा अधिकार देते हैं, द राइट टू लाइफ। लेकिन योर लॉर्डशिप, आर्टिकल 19 और 21 किसी भी व्यक्ति को अपनी जान लेने का हक नहीं देते, और आईपीसी की धारा 309 भी इसका समर्थन करती है। योर लॉर्डशिप, धारा 309 आत्महत्या की हर कोशिश को एक ही नजरिए से देखती है। आत्महत्या करने वाले की दिमागी हालत या वक्त की परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए धारा 309 एक ही सजा देती है, 1 साल का कारावास। सजा जरूरी है योर लॉर्डशिप, क्योंकि सजा का डर किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या जैसा अपराध करने से रोकता है। योर लॉर्डशिप, आत्महत्या की हर कोशिश अपराध है ही नहीं। यह रहा साइंड मेडिकल स्टेटमेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मेहरवान जी का। इसके मुताबिक आत्महत्या का हर प्रयास एक पुकार है, एक चीख है मदद के लिए। आत्महत्या करने वाले को सजा नहीं, मदद की जरूरत होती है, एक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अदालत की बहस 4 दिन तक चली। श्रीकांत को इस बात का डर था कि अगर अमोल गुप्ते ये केस हार गया तो संविधान की धारा 309 रद्द नहीं होगी, और इसका मतलब था कि उसका अपना केस जिस पर स्टे ऑर्डर था बिगड़ जाएगा। बहरहाल वो 4 दिन अदालत में मौजूद रहा। दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद बंबई हाई कोर्ट ने 26 सितंबर 1986 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस अदालत का मानना है कि आईपीसी की धारा 309 ऑब्जेक्शनेबल है और कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 21 और 19 का उल्लंघन करती है। यह अदालत आईपीसी की धारा 309 को खारिज करती है। धारा 309 को खारिज करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया कि राज्य में अटेम्प्ट टू सुसाइड के तहत चलने वाले सभी मुकदमे खारिज कर दिए जाएं। लिहाजा श्रीकांत तलवी का मुकदमा भी रद्द कर दिया गया। मीडिया ने भी इस खबर को काफी अहमियत दी। बहरहाल श्रीकांत तलवी को स्टॉल का लाइसेंस तो नहीं मिला, पर इस फैसले ने उसमें उम्मीद कायम रखी। जाओ श्रीकांत, जाओ, घर जाओ, आराम करो। तुम्हें आराम की जरूरत है। कल सुबह से तुम्हें अखबार वाले जीने नहीं देंगे। आज तो ये बहुत दिनों के बाद सो पाएंगे। लेकिन वकील साहब, मुझे तो लगा था मैं फिर से बीमार हो जाऊंगा, और फिर बिजली के झटके। नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था ना श्रीकांत, तुम मेरे आगे कभी नहीं रहोगे। जाओ, आराम करो। अभी क्या है ताई, इतने सालों के बाद सब जब याद करता हूं ना, तो सुनो, मेरे को लगता है कि भावना में ऐसा बह जाने में कोई बुरी बात नहीं है। आप देखो, भगवान श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य, भगवान शंकर, सभी तो क्रोधित होते ही है ना। हाँ, हम तो क्या मामूली आदमी है। फिर भी लिमिट होनी चाहिए गुस्से की भी। मेरे को सबक मिल गया ताई। कट। वो टेप निकालो। ये माइक लेबल बताना है। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ये लो मिठाई। हम भी आपके पास मिठाई लेकर आने ही वाले थे। बच्चे आपको थैंक यू कहना चाहते थे। थैंक यू अंकल। जीते रहो बच्चे, जीते रहो। महाराष्ट्र सरकार ने बंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अमोल गुप्ते या श्रीकांत तलवी को इस बात की सूचना नहीं मिली। सारे पहलू देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने पाया कि बंबई हाईकोर्ट ने श्रीकांत तलवी के केस में फैसला सुनाते समय काफी मुद्दों को नजरअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाईकोर्ट के फैसले को नामंजूर कर दिया। आईपीसी की यह धारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी वैसे ही मौजूद है जैसे 26 सितंबर 1986 के बंबई हाईकोर्ट के फैसले से पहले थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर केवल भविष्य के मुकदमों पर हुआ, लिहाजा श्रीकांत की जिंदगी उस फैसले से बेअसर रही। बंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने
श्रीकांत दलवी को स्टॉल के लिए लाइसेंस अब तक नहीं दिया है। अब श्रीकांत दलवी ने भी बीएमसी के चक्कर लगाने छोड़ दिए हैं। श्रीकांत आज भी मुंबई पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन स्पेशल मेडिकल श्रेणी में। अमोल गुप्ते आज भी बंबई हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। श्रीकांत दलवी के मुकदमे के बाद ऐसा कोई बड़ा मुकदमा अमोल गुप्ते ने नहीं लड़ा है। श्रीकांत दलवी से अमोल गुप्ते की दोस्ती आज भी कायम है। इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार ने श्रीकांत की जिंदगी के इस हादसे के बारे में एक फिल्म बनाई, जो आप लोगों ने अभी देखी।